वालेकुम। इजी फिजिक्स के साथ मैं हूं आसम नवाज। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट किया हुआ था। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दूंगा, तो आप न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की वीडियोज़ को लाजमी दिखेगा। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे जो सबसे अहम बात, जो आपको हैरान करने वाली बात, वो ये है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसका आइडिया गैलीलियो ने दे दिया था, उसने थोड़ी आसानी कर दी थी हमारे लिए। फिर उसके बाद सर आइजैक न्यूटन ने उसके काम को आगे बढ़ाया। तो अगर सर आइजैक न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको बयान ना करते तो मे बी कोई 50-60 साल के बाद कोई और बंदा आ जाता, वो उस लॉ को बयान कर देना था उसने भी। उसके बाद जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, तो जब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बन गया तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, वो भी ड्राइव हो जाना था। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है ये सर आइजैक न्यूटन की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। जो सिर्फ सर आइजैक न्यूटन ही काम कर सकते थे वो था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में सर आइजैक न्यूटन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, और अगर सर आइजैक न्यूटन ना होते तो मे बी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो ना बयान होता। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है ये नेचर के बहुत ज़्यादा करीब है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इसमें न्यूटन ने जो बयान किया, जिस चीज़ को उसने डिस्क्राइब किया, वो इस लिहाज से भी ओरिजिनल लॉ को मैं इसको कहता हूँ कि लॉ ओरिजिनल लगता है क्योंकि ये नेचर के करीब है। नेचर में भी ऐसे कुछ हो रहा है, जैसे कि अगर आप इस वाइट बोर्ड के ऊपर आप हाथ रखते हो, आप इस पे फोर्स लगाते हो, तो डेफिनेटली आप पे भी एक फोर्स अप्लाई होगी। आप जब किसी के थप्पड़ मारते हो तो आपका हाथ दर्द करने लगता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आपने उसके थप्पड़ मारा है तो उस पे जो आपने एक्शन किया है तो उसका रिएक्शन हुआ है, जिस वजह से आपके हाथ को दर्द होती है। और ये आप जितनी ज़ोर से मारोगे उतनी ही ज़्यादा दर्द आपको होगी। यानी अगर आप दीवार पे ज़ोर से हाथ मारते हो तो आपको पेन ज़्यादा होती है। तो वो पेन जो होती है आपको, वो बेसिकली क्या है? वो रिएक्शन है। आप किसी जगह पे जा रहे हो और आप किसी चीज़ से टकराते हो, किसी आदमी से टकराते हो, तो आपको लगता है कि उसने आप पे फोर्स लगाई है और उसको लगता है कि आपने उस पे फोर्स लगाई है। तो इस तरह के जो सारे प्रोसेस हो रहे हैं ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। और न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है ये और भी ज़्यादा आपको हैरान करेगा। हम वीडियो में आगे चल के इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो स्टेट करता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। यानी हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि जब आप किसी के मुंह पे या दीवार पे थप्पड़ मारते हो तो आपको पेन होती है, क्योंकि जब आप एक्शन करते हो तो उसके बाद रिएक्शन होता है और वो पेन जो है वो रिएक्शन है। तो टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, के हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये लॉ मुझे ओरिजिनल लॉ लग रहा है, क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो। आप एक वेट मशीन जो होती है, वेइंग मशीन जो है, उसको लो, उसके ऊपर खड़े हो जाओ, और अगर आपकी जो सीलिंग है वो बहुत ज़्यादा करीब हो तो आप, अगर ये आपके पास एक वेइंग मशीन है, इसके ऊपर आप खड़े होते हो, और जब आप इसके ऊपर खड़े होते हो और यहाँ पे सीलिंग है, तो आप जब सीलिंग से ऊपर दबाव डालते हो तो इस वजह से आपका जो वेट है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स लगाई है, रिएक्शन हो गया आप पे।
जब आप एक्शन करते हो तो उसका रिएक्शन होता है। ये है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब आप ज़मीन पर चलते हो तो आप एक्शन के तौर पर ज़मीन को पीछे को धकेलते हो और रिएक्शन के तौर पर ज़मीन आपको क्या करती है, ज़मीन आपको आगे को धकेलती है। इस तरह से और भी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक बैलून है, उसमें से एयर जो है वो रशिंग आउट, एयर जो है उसमें से बाहर आती है और एज ए रिजल्ट बैलून ऊपर को जाता है, यानी एक्शन हुआ और एज ए रिएक्शन बैलून ऊपर को जा रहा है। इस तरह से एक रॉकेट है, तो रॉकेट में गैसेस जो होती है, जब गैसेस जलती हैं तो प्रेशर बनता है, नीचे को गैसेस जल के नीचे को एक एक्शन कर रही है, एज ए रिएक्शन क्या होता है, रॉकेट ऊपर को जा रहा है। इस तरह से एक बुक टेबल पे पड़ी हुई है, तो बुक जब टेबल पे हम रखते हैं तो इसका वेट डाउनवर्ड कर रहा है और रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो इस तरह से एक्शन डाउनवर्ड हुआ है और एज ए रिएक्शन टेबल ने बुक को ऊपर उठा के रखा हुआ है। तो इस तरह से एक्शन रिएक्शन की आपको ये भी एग्जांपल मैंने दी हैं कि रॉकेट इसकी एग्जांपल है, बैलून इसकी एग्जांपल है, और उसके साथ साथ एक बुक टेबल पर पड़ी है वो भी इसकी एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक बॉडी है हमारे पास ए है और दूसरी बॉडी हमारे पास बी है, तो हम क्या करते हैं, बॉडी ए जब बॉडी बी पे फोर्स लगाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, बी बॉडी बी एक रिएक्शन करेगी, यानी हम एक्शन करेंगे तो उसका क्या होगा, उसका एक रिएक्शन होगा। यानी ये ए हमारे पास और ये बी है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है और बी इस पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये फोर्स क्या लग रही है, ये डायरेक्शन में अपोजिट है। तो एक्शन हुआ और इसका रिएक्शन हुआ, ये फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक्शन, एक एक्शन होता है तो उसका दूसरा क्या होता है, दूसरा रिएक्शन होता है। और एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, के एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं ये डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, यानी एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन नहीं हो सकता। जैसे बॉडी ए बॉडी बी पे एक्शन करती है तो एज ए रिएक्शन बॉडी बी ए पे करती है। तो एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं ये टू डिफरेंट बॉडीज पे होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, बड़ी अहम बात है ये कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, कि एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट बॉडीज पे होते हैं। इस तरह से एक और बात याद रखनी है आपने, एक्शन रिएक्शन कॉज ईच अदर सिमल्टेनियसली, कि एक्शन और रिएक्शन फौरन अमल करते हैं। कैसे, कि ये नहीं होगा कि बॉडी ए एक्शन करे और बॉडी बी रिएक्शन कोई 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद करे, नहीं, ये सिमल्टेनियसली होते हैं। यानी जब एक्शन हुआ तो फौरन इसका रिएक्शन हुआ। जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैं बता रहा था कि 2 आदमी अगर चल रहे हैं तो एक आदमी दूसरे को कंधा मारता है ऐसे करके, तो दूसरे आदमी को लगता है कि इसने कंधा मुझे मारा है और पहले आदमी को लगता है कि इसने मुझे कंधा मारा है, यानी दोनों को ये लगता है कि इसने मुझ पे फोर्स लगे। तो असल में क्या हुआ, असल में ये हुआ था कि एक आदमी जब फोर्स लगे या दूसरे का रिएक्शन हुआ है तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, कि आप एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। ये भी बात याद रखने वाली है इसमें कि एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली यानी फौरन अमल करते हैं एक दूसरे पे। जैसे ही एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी होगा। उसके बाद फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ 2 एंटिटीज। जो फोर्स है इज द रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स कब प्रोड्यूस होती है, जब बॉडीज जो हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन होगी। जब बॉडी के दरमियान इंटरेक्शन होगी तो तभी फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है, यानी एक्शन हुआ तो उसका रिएक्शन हो जाता है। तो इस तरह से फोर्स जो है इज द रिजल्ट ऑफ क्या है, रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस है। और उसके बाद अगर एक पार्टिकल जो है वो इन्वायरमेंट से ही बाहर है, यानी उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, उस पर एक्शन नहीं हो रहा, तो उसका रिएक्शन भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ये सिर्फ न्यूटन का ही कारनामा था। ये सारा ऐसे न्यूटन का कारनामा था, बहुत बड़ा कारनामा, जो कि न्यूटन ने एक बड़ी अहम बात बताई कि एक्शन और रिएक्शन जो है इसमें क्या चीज़ है। तो एक्शन रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन में
एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी इनकी मैग्नीट्यूड तो बराबर होगी लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। इस तरह से अगर आप दीवार पे जोर से आके फोर्स लगाते हो तो क्या होगा, दीवार रिएक्शन करेगी, आपको पीछे को भेजेगी। एक बाल को आप दीवार पे मारते हो तो आपने एक्शन किया और एज ए रिएक्शन दीवार ने बाल को वापस भेजा। और ये एक्शन और रिएक्शन जो है, ये जरूरी नहीं है कि दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट हों, दो बॉडीज का आपस में कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, यानी उनका राब्ता होना जरूरी नहीं है। बॉडीज का आपस में राब्ता नहीं भी है तो भी एक्शन और रिएक्शन होता है। और ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आप देख सकते हो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स में होता है, ये मैग्नेटिक फोर्स में होता है। यानी अगर मैं कहता हूं कि ये अर्थ है हमारे पास और यहां पे कोई बॉडी ऑफ मास m पड़ी हुई है और ये मास ऑफ अर्थ है, तो क्या होगा ये कि अगर ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करती है तो अर्थ भी इसको अट्रैक्ट करती है। अब दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगी, अपोजिट होंगी। टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन रिएक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। यही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो बेशक ये इसके साथ कांटेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी ये इसको अपनी तरफ खींच रही है और अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है। अब इस बॉडी को हम मूव करवा के क्या करते हैं, वो अर्थ पे आ गई है। तो अब क्या होगा, अब भी एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, लेकिन अब एक्शन रिएक्शन पेयर एक और भी आ जाएगा क्योंकि बॉडी अब इसके साथ कांटेक्ट उसका हो गया है। तो फिर भी ये इसका वेट डाउनवर्ड है और रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह से यहां पे पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन और यहां पे पेयर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, यानी दो पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन हो जाएंगे हमारे पास। तो इस तरह से मैं कह रहा था कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बॉडीज का आपस में जुड़े रहना जरूरी नहीं है, यानी बॉडीज आपस में बेशक आपस में जुड़ी नहीं है लेकिन फिर भी उन पे एक्शन और रिएक्शन होता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में आपको नजर आ सकता है। तो इस तरह से ये था न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसने हमें बताया कि हर बॉडी का एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जिस तरह से आप अक्सर लोग आपस में कह देते हो कि अगर आपने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं आपको देख लूंगा, तो उसका एक्शन होता है और आपका रिएक्शन होता है। अगर कोई बंदा कुछ बोल रहा है तो आप उसके बराबर जवाब देने की कोशिश करते हो, उसके एक्शन में आप रिएक्शन करते हो। तो ये थी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में कुछ अहम बातें जो कि बहुत ज़रूरी थी डिस्कस करनी, और उम्मीद है आपको न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। तो मैं आपसे ये कहूँगा न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इन वीडियोस को आप लाजमी देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।